अगर हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें बदले में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं, ठीक है, जिनमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो उन चीजों पर, उन सामानों पर क्या लगता है, इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत लगती है। जब तक आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो। पहले तो 2 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, फिर जो पेमेंट होनी चाहिए वो फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस के क्या रीजंस हैं, ध्यान लगाना पूरा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये थोड़ा टिपिकल भी है। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर डील करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास भी हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और ऐसे करके क्या होता है, हमारी जो देश की नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट ऑफ कॉमर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं हूँ आपकी अपनी प्रबलीन कौर, आपकी अपनी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 11th का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इतना पढ़ लिया था कि अभी भी मेरी जुबान पर इंटरनल शब्द ही निकल रहा है, देख लो बच्चों, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड के बारे में, यानी हमने पढ़ा था कि कैसे बिजनेस एक ही देश के अंदर किया जाता है। लेकिन यहाँ बात ऑपोजिट हो जाती है, यहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे एक देश के बाहर बिजनेस किया जाता है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं ये अपना चैप्टर, जो सबसे पहले बता रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मतलब है। अब आपको वैसे नाम सुन के ही थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार बुकिश डेफिनेशन भी जान लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं चेंज करती हूँ कलर स्टाइलस का, वरना बोलोगे कि ये कैसा कलर यूज कर रही हो मैम। हाँ जी, सो इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री। यानी हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, इंटरनल ट्रेड में क्या पढ़ा था, कि जियोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ही देश में बिजनेस किया जाता है। लेकिन यहाँ बियॉन्ड यानी उससे परे, उसके जो बियॉन्ड, जो हमारी जियोग्राफिकल लिमिट्स हैं, जो देश की सीमाएं हैं, उसके बाद, ठीक है, कैसे किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। और ये क्या कहलाया जाता है कि कैसे 2 देशों के बीच में व्यापार किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इंटरनेशनल बिजनेस एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अब बात घर तक नहीं है, अब बात बाहर पहुंच चुकी है, ठीक है बच्चों। तो यानी जब देश के बाहर बिजनेस किया जाता है तो वो आपका कहलाता है इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है और एंट्रीपोर्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। एक्सपोर्ट आपको समझ आ ही रहा है, यानी कुछ बाहर जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए, हाँ, ये है इंडिया, ठीक है, ये मैप नहीं बना रही क्योंकि मेरी इतनी ड्राइंग कोई खास नहीं है, और ये है कनाडा, ठीक है। तो इट रिफर्स टू सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज। यानी एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, जब हम अपने देश से किसी और देश तक कुछ गुड्स, कुछ सामान सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब इंडिया से कनाडा तक कुछ जाएगा, कुछ सप्लाई करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। यानी हमारे देश से किसी और देश में जा रहा है, ठीक है। और इंपोर्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। यानी जब हम किसी और देश से सामान खरीदते हैं तो वो आता है आपका इंपोर्ट। यानी जब हम कुछ सामान कनाडा से खरीदेंगे तो वो आपका कहलाएगा इंपोर्ट, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, बहुत सिंपल है। एक्सपोर्ट यानी जब हमारा देश किसी और देश को सामान सेल करता है, और इंपोर्ट क्या होता है, जब हमारा देश किसी और देश से सामान खरीदता है, ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ। फिर हम पढ़ेंगे एंट्रीपोर्ट क्या होता है, यानी री एक्सपोर्ट क्या होता है। सो इट रिफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट फॉर कंजम्पशन इन होम कंट्री बट फॉर एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री, ठीक है। मान लीजिए क्या हुआ, मान लीजिए कि हमारा देश है इंडिया, ठीक है, ये हमारा देश है इंडिया, ठीक है। इंडिया ने थाईलैंड से कुछ सामान मंगवाया, ठीक है, इंडिया ने थाईलैंड से कुछ सामान मंगवाया, ठीक है। और फिर वही सामान उसने अपना प्रोसेस करके बेच दिया जापान को, ठीक है।
तो इस केस में क्या सिचुएशन कहलाएगी? इस केस में री एक्सपोर्टिंग की सिचुएशन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, यानी जब एक देश किसी और देश से सामान खरीदता है फिर उसी को प्रोसेस करके किसी और देश को, किसी अन्य कंट्री को बेच देता है, तो वो आपका कहलाता है री एक्सपोर्टिंग। आई बस समझ में बच्चों? तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट क्या होता है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी अब जानते हैं कि नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, यानी इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, सो पहले तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, यानी दो देशों का मौजूद होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक ही देश होगा तो क्या कहलाएगा? इंटरनल बिजनेस कहलाएगा, यानी इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। तो एक से ज्यादा देश तो होना ही चाहिए, मोर देन वन कंट्री तो इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। फिर आता है पेमेंट इन फॉरेन करेंसीज। अब भैया इधर ही बात खत्म नहीं होती है, बात ये भी आती है कि आपको जो पेमेंट करनी रहेगी वो फॉरेन करेंसी में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जो किसी और कंट्री की जो करेंसी है उसमें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बस यही इसका नेचर होता है कि भैया पहले तो दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, फिर जो पेमेंट होनी चाहिए वो फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये देखो एक देश दूसरे देश से हाथ मिला रहा है। ठीक है बच्चों, और ये पेमेंट हो रही है हमारी फॉरेन करेंसी में। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, सुपर इजी है। अब बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के क्या रीजंस हैं, यानी क्यों जरूरी है इंटरनेशनल बिजनेस, वो हम सब फीचर्स, वो हम सब पॉइंट्स पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है बच्चों, सो पहले तो द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड। अब बच्चों हर एक इंसान ना हर एक काम में माहिर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही हर एक देश सब कामों में माहिर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि हर एक देश सारा सामान प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब हमारा देश एग्रीकल्चर गुड्स तो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में आज भी हमारा देश पीछे है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में इंटरनेशनल बिजनेस करना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि हमारा देश टेक्नोलॉजी में पीछे है, इतना आगे नहीं है, तो हमें दूसरे देश की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज। अब जब ऊपर वाले ने ये जो पृथ्वी बनाई है ना, तो कुछ ना कुछ अनइवन चीजें अभी भी हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में क्या मिल जाएगा, पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, ठीक है, खेत भी है। लेकिन हम अगर बाहर की कंट्रीज को देखें, जैसे कनाडा को देखें, यूएसए, यूके वगैरह को देखें, तो वहां बहुत ठंड होती है। ठीक है, वहां 12 महीने ठंड पड़ती है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 3-4 महीने ही ठंड पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो अनइवनली बटे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे देश में क्या है, गर्मियां भी आती हैं, बारिशों का मौसम भी आता है, सर्दियां भी आती हैं, लेकिन बाहर जो कंट्रीज है वहां मोस्ट ऑफ द टाइम सर्दियां ही रहती हैं। तो ऐसे में क्या है, जो रिसोर्सेस है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो बटे हुए हैं। ठीक है, हमारे कंट्रीज में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत ग्रीनरी है, बहुत खेत हैं। वही जो अदर कंट्रीज है वहां इतने खेत वगैरह नहीं है। जैसे जापान वगैरह की बात करें तो वहां आए दिन अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, वहां इतनी खेती वगैरह नहीं हो पाती है। तो क्या है बच्चों की जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए पड़े हैं ऑलरेडी, यानी ऊपर वाले नहीं, या ऐसी इस तरह से ये पृथ्वी क्रिएट हुई है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें क्या होता है बच्चों की हर एक देश, अब जहां इतने अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं या जहां इतनी बर्फबारी हो रही है, तो वहां तो एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करना नामुमकिन सा ही बन जाता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि जो देश होते हैं, जो कंट्रीज होती हैं, उनको दूसरे कंट्रीज की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल डिफर अमंग डिफरेंट नेशंस। अब क्या होता है, हमारा जो देश है वहां एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, यानी हमारे देश में आपको लेबरर्स बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी हमारे देश में नहीं है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे देशों की, यानी डेवलप्ड नेशंस की, तो वहां आपको टेक्नोलॉजी, कैपिटल अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वहां लेबर्स नहीं अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी हो गया, और ऐसे में क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत पड़ जाती है। अब हमारा देश लेबर में तो अच्छा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं है, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी क्या करनी पड़ती है, दूसरी कंट्रीज से मंगवानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस।
अब क्या है, हमारे देश में जो लेबर्स वगैरह को बहुत कम पैसों में खुश कर दिया जाता है, वही जो बाहर के जो कंट्रीज हैं वहाँ के लेबर्स की, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी अच्छी डिमांड रहती है। तो क्योंकि हमारा देश अभी डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग नेशन है, और इसलिए सोशल इकोनॉमिक वजहों से भी, रीजन से भी क्या होता है, लेबर एंड प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन जो कॉस्ट रहता है, यानी जो खर्चा रहता है उसका, वो कम पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री विच इज इन अ बेटर पोजिशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट। यानी इस पूरी पृथ्वी में, इस पूरे देश, इस पूरे वर्ल्ड में एक भी ऐसा देश नहीं होगा जो क्या कर पाए, जो लोअर कॉस्ट में यानी कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, हर एक देश को में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती है। ठीक है, अब हमारे देश के जो लेबर्स है उनकी डिमांड भले ही कम है, लेकिन उनको भी बहुत मजबूर करना पड़ता है कि आप आइए हमारे इधर काम कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, एक भी ऐसा देश नहीं होगा इस पूरी पृथ्वी में कि वो लोअर कॉस्ट पे बेटर क्वालिटी के, यानी अच्छे से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाए। अगर कोई मान भी रहा है लो कॉस्ट में काम करने के लिए, तो फिर वो प्रोडक्ट्स भी लो कॉस्ट वाले ही, लो क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है बच्चों, कम कीमत में कोई भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाने को तैयार नहीं है। ठीक है, कम पैसों में वो फिर बेकार भद्दी क्वालिटी की ही प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आता है एज अ रिजल्ट, और इसलिए हर एक कंट्री को जरूरत पड़ जाती है, यानी हर एक कंट्री को फायदेमंद होता है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस करे। ठीक है बच्चों, इन्हीं सब वजहों से क्या होता है कि हर एक देश को दूसरे देश की मदद लेनी ही पड़ती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। तो पहला आता है कि क्या फायदे हैं, यानी इंटरनेशनल बिजनेस के क्या फायदे हैं नेशंस को, यानी कंट्रीज को। ठीक है, कंट्रीज को क्या फायदे हैं। सो पहला आता है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स ए कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज व्हिच कैन बी यूज्ड टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि जब एक देश दूसरे देश से ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, यानी उसकी उस देश की करेंसी मिलती है। ठीक है बच्चों, आज डॉलर की कीमत कितनी है, 80 है, शायद 80 के अराउंड ही होगी। ठीक है, लेकिन आज हमारे पास डॉलर की बहुत कमी है। वो गाना सुना ही होगा, डॉलर मंगोनी नाम साड़ा चलता, और डॉलर की जो वैल्यू है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत है। ठीक है, और आज भी हमारे पास डॉलर की बहुत कमी है। अगर हम ऐसे देशों को, ऐसे कंट्रीज के साथ डील करेंगे, अगर हम ऐसी कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे जहां उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत हाई होगी, तो हमें क्या मिलेगा बदले में, जब हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे, यानी उन देशों के साथ ट्रेड करेंगे, हम अपना सामान एक्सपोर्ट करेंगे, अपना सामान उनको बेचेंगे, और बदले में क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, यानी डॉलर वगैरह कमाएंगे, यानी जो भी उनकी करेंसी है वो कमाएंगे। तो ऐसे में हम ही क्या कमा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे जो देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें यूएसए वगैरह की करेंसी से। ठीक है, डॉलर वगैरह से। ठीक है बच्चों, तो क्या है, अगर हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें बदले में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ठीक है, फिर आता है मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एवरी कंट्री हैज सम और द अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि हर एक इंसान, यानी हर एक देश के पास सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, उसको जरूरत पड़ती ही है दूसरे देशों की। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री में प्रोसेस मिनरल रिसोर्सेज, लेबर रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। एवरी कंट्री ट्राइज टू यूज दीज रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड ग्रेजुअली दे बिकम मोर एफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज देन अदर कंट्रीज। अब क्या होता है बच्चों, अब हमारा जो देश है इंडिया, वो किसमें अच्छा है, एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह में, स्पाइसेस वगैरह में अच्छा है। ठीक है, लेकिन जो जापान वगैरह है वो टेक्नोलॉजी में अच्छा है। ठीक है, जापान के पास इतने एग्रीकल्चरल गुड्स नहीं है और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जापान के साथ अच्छे रिलेशंस करें, जापान के साथ हम अच्छा ट्रेड करें, तो हम उनसे क्या लेंगे, टेक्नोलॉजी लेंगे, और वो हमसे क्या लेंगे, एग्रीकल्चर गुड्स लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या मैंने जैसे आपको बताई कि जापान में आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो वहां पे खेती वगैरह करना पॉसिबल नहीं है, और हमारे देश में बहुत ग्रीनरी है, बहुत खेत वगैरह है, तो हम इस चीज में फायदेमंद है, यानी इस चीज में हम खुश नसीब हैं। तो हर एक देश के पास रिसोर्सेज की कमी है, यानी वो संपूर्ण देश नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में क्या हो जाता है, हर एक देश को जरूरत पड़ती ही है दूसरे देशों की। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, यानी जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ठीक है,
एक्सटर्नल ट्रेड बूस्ट अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, यानी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होती है एज द फर्म्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी टू सप्लाई गुड्स इन फॉरेन कंट्रीज। अब क्योंकि डोमेस्टिक कंट्रीज को मौका मिल जाता है क्यों एक्सपोर्ट कर पाए, बाहर भी अपना सामान बेच पाए, तो ऐसे में क्या होता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कोई बिजनेस है जो 1000 किलोग्राम क्या करता है, कुछ सामान प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 1000 किलोग्राम ऑफ राइस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, राइस प्रोड्यूस करता है और इसको ट्रेड करता है, इसका इंटरनल ट्रेड करता है, यानी अपने ही देश में बेचता है। ठीक है, इंडिया में बेचता है मान लीजिए। ठीक है बच्चों, अब वहीं उसको मौका मिला कि वो इंटरनेशनल बिजनेस करे, यानी एक्सपोर्ट करे अपने सामान को, तो 1000 किलोग्राम की जगह 2000 किलोग्राम ऑफ राइस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जब 2000 किलोग्राम ऑफ राइस प्रोड्यूस करेगा, इंटरनेशनल बिजनेस करेगा, यानी जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, दूसरे कंट्री तक सामान पहुंचाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी जहां वो पहले 50 लोगों को एम्प्लॉय करता था अब उसको 100 लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हुई। ठीक है, लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि बिजनेस को मौका मिल जाता है कि वो अपना सामान दूसरे देशों तक पहुंचा पाए, और ऐसे में उनकी ग्रोथ तो होती ही है बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। In the absence of international trade, it would not have been possible for the world community to use the goods and services produced in other countries. The people living in developing and underdeveloped countries can use these products and increase their standard of living. अब इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधारता है लोगों का, यानी जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका स्टाइल है, उसको भी इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है, अब जो आईफोन है वो हमारे देश का तो है नहीं, आप सबको पता है, और आज हम देख सकते हैं इंडिया में कि हर एक इंसान के पास, यानी हर एक घर में आपको मिडिल क्लास फैमिलीज की अगर हम बात करें, और जो रिच क्लास रहते हैं उनके पास तो भैया आईफोन मिलता ही है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज भी रहती हैं आज उनके घर भी आपको आईफोन देखने को मिल जाएंगे। अब आईफोन हमारे देश का तो है नहीं, आईफोन का ओरिजिनेशन आईफोन कहाँ का है, यूएसए का है। तो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से क्या हो रहा है, आईफोन हमारे देश में भी आते हैं, यानी इंडिया इंपोर्ट करता है यूएसए से। ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब सबको बहुत शौक आता है कि हमारे पास आईफोन हो, हमारा तो ड्रीम है यार आईफोन लेंगे वगैरह। तो ऐसे में क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस जो है लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करता है लोगों का। अब आप देख सकते हो जिनके पास भी आईफोन रहता है ना, आपके फ्रेंड्स वगैरह में भी, उनका एक अलग ही स्वैग रहता है पूरे ग्रुप में। तो क्यों रहता है भैया, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड आप क्या मानते हो कि कहीं ना कहीं हमसे हाई है, हमसे अच्छा है उनका लिविंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधारता है। ठीक है बच्चों, फिर प्रोस्पेक्ट्स फॉर अभी हमने पढ़ा कि क्या फायदे थे कंट्रीज को, यानी नेशंस को। अब हम पढ़ेंगे कि क्या फायदे हैं बिजनेस फर्म्स को। ठीक है, लेकिन पहले आप इधर तक नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब पढ़ेंगे कि क्या फायदे हैं बिजनेस फर्म्स को, यानी अभी तक हमने पढ़ा कि कंट्रीज को क्या फायदे मिलते थे, अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेसेस को क्या फायदे मिलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। ठीक है, सो पहला प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। व्हेन द प्राइसेस इन डोमेस्टिक मार्केट आर लो देन फर्म्स कैन सेल एट प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट इन द कंट्रीज वेयर प्राइसेस आर हाई। यानी जब अपने देश में जो प्राइसेस किसी प्रोडक्ट के लो हो और उसी प्रोडक्ट के किसी देश में क्या हो, जो प्राइसेस हो वो हाई हो, तो बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, अपना सामान उस देश में जाके बेच सकते हैं और अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हैं, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये पॉइंट उसी से सिमिलर है। विद इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी दीज फर्म्स कैन गेट बेनिफिट्स ऑफ लार्ज प्रोडक्शन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जो यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर कोई भी बिजनेस पहले अगर 1000 किलोग्राम का कुछ राइस वगैरह प्रोड्यूस करती थी, और लेकिन अब वो इंटरनेशनल बिजनेस में आ चुका है, तो वो क्या करेगा, 2000 किलोग्राम ऑफ राइस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में क्या होगा, जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज हो रही है। मान लीजिए उसके पास इतनी जमीन थी और इतनी जमीन में वो इधर में क्या करता था, 1000 किलोग्राम
ऑफ राइस प्रोड्यूस करता था, और ये जो उसकी जगह थी वो आइडल पड़ी हुई थी, वो ऐसे ही फालतू पड़ी हुई थी। तब वो क्या करेगा, जो इंटरनेशनल बिजनेस उसको करना होगा तो इस खाली पड़ी हुई जगह का भी इस्तेमाल करेगा, यानी यूज करेगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये पॉइंट बस वही बोलता है। फिर आता है प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्ट बिकमिंग सैचुरेटेड in domestic countries and such firms can enhance their business by approaching international market। यानी जब अपने देश में किसी चीज की डिमांड सैचुरेट होने लगती है, यानी गिरने लगती है, यानी जब उसका एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि अब वो नहीं बिकने वाली, तो क्या कर सकते हैं ऐसे में बिजनेसेस कि बाहर जाके यानी दूसरी कंट्रीज में अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहां जाके बेच सकते हैं। अब देखिए, आप देख ही सकते हैं हमारी कंट्री में सर्दियां कितने महीने की होती हैं, मात्र 3 या 4 महीने की ही होती हैं, इससे ज़्यादा तो होती ही नहीं है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज होती हैं, यूएसए, कनाडा वगैरह, वहाँ 12 महीने सर्दी पड़ी ही रहती है। ठीक है बच्चों, तो क्या कर सकते हैं हमारे देश के लोग कि जब हमारी इधर की सर्दियां खत्म हो जाए और अगर उनके पास कुछ बचा हुआ स्टॉक है तो क्या कर सकते हैं, सर्दियों का जो स्टॉक है, स्वेटर्स हो गए, फुटवेयर ऐसे हो गए जो सर्दियों से बचाते हैं, ठीक है, जैकेट्स वगैरह हो गई, तो ऐसे में जो हमारे देश का जो स्टॉक है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर, क्योंकि वहां तो 12 महीने भैया सर्दी होती ही है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये थे फायदे जो बिजनेस फर्म्स को मिलते हैं। चलिए आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, सो कर लिए इधर तक नोट, अब बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं भैया आगे। हाँ जी, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग बहुत अच्छे से बता ही दिया था मैंने और आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन क्या करते हैं एक बार फिर से जान लेते हैं। बोल रहे हैं तो ठीक है भैया, जान ही लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, आपका क्या जा रहा है, आपको तो बस सुनना ही है, मुझे तो बस पढ़ाना ही है। ठीक है, सो एक्सपोर्टिंग रिफर्स टू सेंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द होम कंट्री टू अ कंट्री, यानी जब हमारे देश से, हमारे वतन से किसी और देश तक सामान जाता है तो हम उसे बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। और इंपोर्टिंग मीन्स बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, और जब किसी और देश से हम सामान खरीदते हैं, बाय मतलब खरीदना, तो वो आता है आपका इंपोर्टिंग के अंदर। ठीक है भैया, अब क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के, यानी क्यों जरूरी है भैया वो जान लेते हैं। टू सेल सरप्लस गुड्स, यानी जो सामान बच जाता है उसको भी तो बेचना होता है। अगर हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचेंगे, अगर हम अपने देश में ही बेचेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल में उसको बेचेंगे तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट, मोटा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है बच्चों, सो टू सेल सरप्लस गुड्स, यानी बचा कुचा जो हमारा माल है, स्टॉक है, हम उसको बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। फिर टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब जो भैया जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनका भी तो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मैंने आपको बताया ही था, मान लीजिए मेरे पास इतनी जगह है, ठीक है, और इतनी जगह में, उस आधी जगह में इंटरनल ट्रेड करती हूँ यानी डोमेस्टिक ट्रेड करती हूँ, लेकिन जो मेरी बची कुची जगह है, ये जो आधी जगह मेरी बची हुई है, अगर मैं इधर भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकती हूँ। तो ऐसे में मेरे पास जो मेरी रिसोर्स है, मेरी जो लैंड है, उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है भैया, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, वो डिस्कस किया ही था हमने कि जब हम फॉरेन मार्केट में डील करते हैं तो वहां का पैसा कमाते हैं और वहां की पैसे की वैल्यू बहुत है कंपैरेटिवली हमारी इंडियन करेंसी की, तो भैया हम पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। फिर आता है टू इंक्रीज नेशनल इनकम। अब ऑफ कोर्स जायज सी बात है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर डील करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास भी हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और ऐसे करके क्या होता है, हमारी जो देश की नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, फिर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने बताया ही कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतने ही ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अब हमारा जो देश है ना वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड देश है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में लोगों को बहुत जरूरत है पैसे कमाने की, एम्प्लॉयमेंट की। तो ऐसे में अगर हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। ठीक है भैया, टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट के खजाने में भी इंक्रीमेंट होता है। कैसे होता है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं ना तो गवर्नमेंट को भी क्या मिलता है, कस्टम ड्यूटी मिलती है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी मिलती है, और भी बहुत सारे टाइप के क्या मिलते हैं, टैक्सेस वगैरह मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट का खजाना होता है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो बढ़ जाती है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण। ठीक है बच्चों, फिर टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस एंड कोऑपरेशन, यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लेवल पे पीस बरकरार करना। अब आप नोट करते होंगे कि आपका जो आस पड़ोसी है, ठीक है, अगर आपकी रिलेशंस, आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे हैं, अगर आप कुछ खाने में अच्छा आइटम बनाते हैं तो उनके साथ शेयर करते हैं,
और जब वो कुछ अच्छा आइटम बनाते हैं, फैंसी आइटम बनाते हैं, फूड आइटम, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपके अच्छे रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम अपनी दूसरी कंट्रीज के साथ डील करेंगे तो हमारा भी क्या होगा, कोऑपरेशन और पीस डेवलप होगा हमारी कंट्रीज के बीच में। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? तो बहुत ईजी ऑब्जेक्टिव्स है और बहुत ही सिंपल है, आप मन में से भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। जो ये बोल रहा है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, अब ये टॉपिक बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है और बच्चे बोलते हैं कि मैम इतनी बड़ी प्रोसीजर है, इतनी बड़ी प्रोसेस है, हम याद ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चों चिंता मत करो, मैं आपके लिए इसके लिए ट्रिक लेके आई हूँ, निमोनिक ट्रिक लेके आई हूँ। मुझे भी पता है बहुत बड़ी प्रोसीजर है और जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो दिक्कत मैंने फेस की है वो आप भी फेस करो। ठीक है बच्चों, तो इसकी निमोनिक ट्रिक मैं लेके आई हूँ। QRA भैया, QRA, ठीक है, ऊप PGO, ठीक है, PGO को ऐसे याद कर लेना, RPI, RBI की जगह RPI और कॉप्स। ठीक है, QRA, ऊप, PGO, RPI, कॉप्स, ये निमोनिक ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, आपको अच्छे से याद करना है। अगर आप मात्र 2-3 बार ही इसे पढ़ते हैं ना तो आपको निमोनिक याद हो जाएगा और ये जो पॉइंट्स हैं फिर अपने आप क्रिएट कर लोगे। ठीक है, बस ये पॉइंट्स का ही खेल है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेते हो ना बच्चों, तो पेपर में अगर ये प्रोसीजर आ भी जाती है तो आप यूं लिख लोगे, मुझे पता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये निमोनिक जो मैंने बनाया है वो अच्छे से याद करना है और जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझा रही हूँ वो अच्छे से समझनी है, बस इतना करना है। ठीक है बच्चों, तो बड़े अब कमर कस लो अपनी, अच्छे से बैठ जाओ, ध्यान लगाना पूरा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये थोड़ा टिपिकल भी है। सो बच्चों को कंफ्यूजन जाती है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इधर उधर ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये वापस से इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मत चले जाना ये चेक करने की आपकी GFVF का मैसेज आया है या नहीं। ध्यान से पढ़ो, इधर इस बार मेरी सुननी पड़ेगी। हाँ, सो पहला आता है receipt of inquiry and sending quotations. The exporter sends a reply to this inquiry in the form of a quotation termed as pro forma invoice. मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि मेरा इंडिया में क्या है, बहुत अच्छा बिजनेस है कांचीपुरम साड़ीज का। किसका? कांचीपुरम साड़ीज का मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है और मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड करती हूँ। ठीक है, मेरे पास जापान से ऑर्डर आया, यानी जापान वालों ने सुना कि प्रबलीन बहुत अच्छा बिजनेस करती है कांचीपुरम साड़ीज का, उन्होंने मेरे बारे में सुना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंक्वायरी भेजी, यानी उन्होंने मेरे बारे में सुना। ठीक है, तो उन्होंने इंक्वायरी भेजी और जब मैंने देखा कि हाँ भैया इनकी इंक्वायरी मेरे पास आई हुई है, तो मैंने इनको रिप्लाई दिया। ठीक है, यानी मैंने अपना कोटेशन बताया कि मेरी एक साड़ी इतने रुपए की होती है, इस रेंज से लेके इस रेंज तक आपको मेरे यहाँ साड़ीज मिल जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको रिप्लाई दिया। तो वो जो हम रिप्लाई देते हैं ना बच्चों इंक्वायरी का, जब सामने वाली पार्टी, जो जापान वालों की जो पार्टी थी, उन्होंने इंक्वायरी भेजी हुई थी, जो रिप्लाई देते हैं उस रिप्लाई को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है बच्चों, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो सामने वाली पार्टी होती है, दूसरे देश की पार्टी होती है, वो पहले इंक्वायरी भेजती है, यानी वो कहीं से सुनती है कि इनका अच्छा बिजनेस है, और फिर हम क्या करते हैं, हम उनको रिप्लाई देते हैं। ठीक है, वो रिप्लाई हमारा कहलाया जाता है, यानी हम अपना कोटेशन चार्ज करते हैं, कोटेशन भेजते हैं कि हमारी इतनी इतनी प्राइजेस हैं, हम इस रेंज में डील करते हैं, और हम जो रिप्लाई देते हैं उस रिप्लाई को हम बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये था हमारा पहला स्टेप, यानी ये था हमारा क्यू कोटेशन। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया हुआ है ना, ये अलग से ये जो QRA, ऊप, PGO, RPI, कॉप्स, ये जो मैंने आपके लिए निमोनिक बनाया हुआ है ना, इसके नीचे मैंने ये जो लेटर्स है ना वो अंडरलाइन भी किए हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आप चाहते हैं तो आप साथ अपने नोट करते जाइए या बाद में कर लेना। ठीक है, आपकी मर्जी। फिर आता है रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। इन केस द प्रोस्पेक्टिव बायर इज सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द परफॉर्मा इनवॉइस, देन ही प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच्ड। यानी अगर जो सामने वाली पार्टी है, जो जापान की जो पार्टी है, वो मेरे रिप्लाई से खुश हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ भैया इसकी तो प्राइस भी सही है, रेंज भी सही है, इतनी कोई महंगा भी चार्ज नहीं करती, क्वालिटी वगैरह भी हाँ इसके बारे में सुना हुआ है कि अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है, तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी वो हाँ करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं कि आप अब अपना सामान भेज सकते हैं। ठीक है बच्चे, जनरली जब हम शॉपिंग भी करते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हाँ इसमें ये आइटम्स हैं, ये हम जो डिस्क्रिप्शन होती है वो पढ़ते हैं, फिर हम रिव्यूज वगैरह देखते हैं, और फिर जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो जाके हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी वही खेल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो रहा है, अब जो सामने वाला जो बायर है, जो जापान वाले हैं,
वो जब सेटिस्फाई हो गए हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो आता है रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। ठीक है, इंडेंट में क्या होता है, इंडेंट में सारी क्वालिटीज वगैरह मेंशन होती हैं कि ये हमारी रेंज है, ये हमारी प्राइसेस वगैरह है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है असेसिंग इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्थीनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट। अब बात यहाँ ही खत्म नहीं हो जाती कि उनको मेरा स्टॉक, उनको मेरा माल पसंद आया और उन्होंने बोला कि हाँ भैया ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप अपना सामान भेज सकते हैं, लेकिन बात इधर ही खत्म नहीं होती है। बात अब घर के बाहर तक पहुंच चुकी है, यानी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है, तो रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, द एक्सपोर्टर इंक्वायरीज अबाउट द क्रेडिट वर्थीनेस of the importer to get payment security. To minimize the risk of default payment, most of the exporters prefer to demand a letter of credit. अब भैया बात इतनी बड़ी है, उनको मेरी कांचीपुरम साड़ीज जो मेरा बिजनेस है वो पसंद आया है, और बात है टोटल 50 लाख की, यानी 50 लाख रुपए की डील है। 50 लाख रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं बच्चों। ठीक है, 50 लाख रुपए की डील है, तो अब मैं कैसे मान लूँ कि सामने वाला वाकई में जेन्युइन है। अगर मैंने अपना माल इधर से बेच दिया और उन्होंने बाद में मुकर गए कि नहीं भैया हमें तो नहीं चाहिए, तो भैया मेरा जो माल है वो तो डूब जाएगा ना, मेरा जो स्टॉक है वो तो डूब जाएगा, मेरा तो लॉस होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो इंक्वायरी करता है सामने वाले के ऊपर। ठीक है, तो एक्सपोर्टर जाता है किसके पास, एक्सपोर्टर यानी इंक्वायरी करता है, और इस केस में जो बैंक वाले होते हैं वो इशू करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये आश्वासन, ये एंश्योर करवाया जाता है कि ये जो पार्टी है वो क्रेडिट वर्थी है, यानी वो पेमेंट कर देगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो बात है वो छोटी मोटी नहीं है, वो कोई 50-100 रुपए की या कोई 1000-2000 रुपए की नहीं है। जो बड़ी डील्स की जाती हैं, बड़े अमाउंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें क्रेडिट वर्थीनेस भी दिलवाया जाता है इंपोर्टर का। ठीक है, यानी असेस किया जाता है, एंड जो बैंक्स होते हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको। अब बढ़ते हैं, ये मैं रफ कर ही जा रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ जो लेटर्स है ना बस वो ही अंडरलाइन रहे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है बच्चों, अब फिर आता है कि ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब ऑब्टेनिंग, जब एक्सपोर्ट लाइसेंस में भी ना 2-3 लाइसेंस टाइप के रहते हैं। ठीक है, पहला आता है ऑब्टेनिंग IEC नंबर, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपोर्ट प्रोसीजर द एक्सपोर्टर हैज टू गेट एन IEC नंबर, यानी एक्सपोर्ट प्रोसीजर शुरू करने से पहले जो एक्सपोर्टर होता है, यानी मैं अपना सामान भेज रही हूं, मैं एक्सपोर्ट कर रही हूं, तो IEC नंबर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर रहता है, वो लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, टू गेट दिस नंबर द एक्सपोर्टर हैज टू अप्लाई टू द रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक अथॉरिटी होती है रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसको अप्लाई करना पड़ता है एक्सपोर्टर को, एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रहता है उस पर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो जो कोड रहता है, रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो इशू कर देती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है नेक्स्ट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। आफ्टर गेटिंग IEC नंबर, जब IEC नंबर मिल जाता है उसके बाद हम आते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट पे। सो द एक्सपोर्टर अप्लाइज फॉर द RCMC इज इशूड बाय, जब जो RCMC कौन इशू करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये आ सकता है, पूछ सकते हैं, हु इशूज द RCMC, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनमें से कोई भी जो लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो इशू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है रजिस्ट्रेशन विथ ECGC, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ओवरसीज पेमेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क। अब मान लीजिए 2 देश डील कर रहे हैं। ठीक है, मैं इंडिया की हूँ और सामने वाले जो जापान की पार्टी है वो कहाँ की है, जापान की है। तो हमारे बीच में डील चल रही है, लेकिन हमारे दोनों के बीच में यानी इंडिया और जापान के बीच में अगर कोई युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो ऐसे में तो हमारी डील खराब हो जाएगी ना। मेरी जो पेमेंट है, यानी जो मैंने अपना 50 लाख का सामान भेजा हुआ है वो तो अटक जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में कौन सा रजिस्ट्रेशन दिलवाया जाता है, ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ताकि कोई भी अगर पॉलिटिकल या कमर्शियल रिस्क बन जाए दोनों पार्टीज के बीच में, तो ऐसे में आपका सामान सेफ रहता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब आता है नेक्स्ट ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस इज अ फाइनेंस
which exporter needs to procure raw materials, other components, processing and packing of goods। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों कि सारे हमने जो रजिस्ट्रेशन वगैरह ले लिए, IEC कोड ले लिया, ठीक है, RCMC करवा लिया, ECGC करवा लिया, लेकिन अब हम क्या हो गया, हमारी जो पेमेंट है वो सिक्योर हो गई है, हमारी जो डील है वो सुरक्षित हो गई है। अब हम बढ़ते हैं मेन एक्सपोर्ट प्रोसीजर के और, ठीक है, यानी अब क्या होगा, अब होगा कि जो प्री शिपमेंट फाइनेंस करवाना पड़ता है। अब प्री शिपमेंट फाइनेंस में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है उसको जो सारे रॉ मटेरियल्स या जो भी उसके सामान के लिए जो सामान लगता है, ठीक है, सामान प्रोडक्ट के लिए जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं उसके लिए वो फाइनेंस करवाता है। अब मेरा है कांचीपुरम साड़ीज का बिजनेस, तो उसके लिए कपड़ा, फैब्रिक वगैरह जो भी जो इनपुट्स, जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए भी प्री शिपमेंट फाइनेंस करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स आफ्टर सेंडिंग द कंफर्मेशन ऑफ इंपोर्टर, यानी जब इंपोर्टर अपनी कंफर्मेशन भेज देता है कि हाँ भैया हम सेटिस्फाई हो गए हैं आपके सामान से, अब सबको पेमेंट की भी कोई चिंता नहीं है, कोई आपका बाल नहीं डूबेगा, तो जो एक्सपोर्टर होता है वो क्या करता है, वो अपना सामान बनाने लगता है। अब यानी मैं मान गई कि ठीक है मेरा पैसा नहीं डूबेगा, सामने वाली पार्टी भी सेटिस्फाइड है, जेन्युइन है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी फैक्ट्री में जाके ऑर्डर दे दूंगी कि चलो आप अब सामान बनाना शुरू कर दो, यानी साड़ीज बनाना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा कि प्री शिपमेंट फाइनेंस के बारे में पढ़ा और हमने क्या किया, ऑर्डर भी दे दिया प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का, लेकिन अब इंस्पेक्शन जरूरी होगा। अब जो माल बन रहा है, क्या वो जो स्टॉक, क्या वो जो मटेरियल है वो वाकई में जेन्युइन है या नहीं, कोई फ्रॉड वगैरह, कोई फेक मटेरियल तो मैं यूज नहीं करी, इसके लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है बच्चों, सो क्वालिटी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सटर्नल ट्रेड। अब भैया एक्सटर्नल ट्रेड की बात चल रही है, यानी जो बात है हमारे देश तक ही नहीं है, बात इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अगर हम कोई भी फेक सामान या कोई डुप्लीकेट सामान भेजेंगे, ठीक है, डील करेंगे डुप्लीकेट सामान में, तो मेरी तो ठीक है बदनामी होगी ही, मेरी तो गुडविल खराब होगी ही, लेकिन साथ साथ में मेरे देश का नाम भी डूबेगा। अब हम चाइना वालों का कितना मजाक उड़ाते हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स तो यार ऐसे ही होते हैं, ठीक है, एक दिन चलते हैं दूसरे दिन जाके खराब हो जाते हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे कि चाइना की ये कंपनी खराब है, हम पूरे देश का ही नाम लेते हैं, हम पूरे देश को ही घसीट मारते हैं कि भैया चाइना तो है ही ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सटर्नल ट्रेड में। इसलिए बच्चों क्या करती है, जो क्वालिटी, यानी जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो उस क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, exporters have to follow international quality standards. If the council is satisfied, then they issue an inspection certificate. यानी जो काउंसिल अगर सेटिस्फाइड होती है कि इनका जो माल है, इनका जो स्टॉक वगैरह है वो वाकई में अच्छा है, ठीक है, फ्रॉड नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, तो वो एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, विदाउट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट इज नॉट परमिटेड, यानी जब तक आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन। इसके भी 3 काइंड्स होते हैं। पहला होता है कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन, यानी आपके जो माल होता है, ठीक है, जो स्टॉक होता है उसकी चेकिंग होती है। फिर इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, यानी जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको भी चेक किया जाता है। और सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी जो कंपनी होती है वो खुद सेल्फ सर्टिफाई करती है। ठीक है, इसके 3 मेथड्स इन्वॉल्व रहते हैं। आई बात समझ में बच्चों, अब जानते हैं आगे क्या होता है। अब जीएसटी क्लियरेंस, अब सब कुछ हो गया, इंस्पेक्शन भी हो गया, इंस्पेक्शन वालों ने हमें सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया, अब होगा जीएसटी क्लियरेंस, यानी इसको एक्साइज क्लियरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो to get exemption, the exporters apply to the GST Council along with a copy of RCMC invoice etc. If the exporter has already paid GST, then all copies for the refund। हाँ, क्या होता है बच्चों कि जो एक्सपोर्टर होता है, यानी जो मेरी कंपनी है, मैं क्या करूंगी, जीएसटी वालों के पास जाऊंगी, जीएसटी काउंसिल में जाऊंगी कि मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, यानी इंटरनेशनल लेवल पर डील कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उनको अपना जो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, RCMC इनवॉइस होगा, जो बिल वगैरह होंगे, वो सब उनको दिखाऊंगी, और अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो क्या करेंगे, वो एग्जेम्प्ट कर देंगे, यानी मुझे काफ़ी सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एग्जम्पशन यानी क्या होता है कि जो आपकी डीलिंग्स रहती हैं, जो भी आप टैक्सेस वगैरह पे करते हो ना, उसमें आपको जो जीएसटी काउंसिल होती है, जो डिपार्टमेंट रहता है, यानी जो सरकार रहती है, वो क्या करती है, थोड़ी एग्जम्पशन, थोड़ी छूट प्रोवाइड कर देती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर आता है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। Some importing countries provide tariff concession to goods coming from a particular country। अब क्या होता है ना, कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, जो माल किसी और देश से आ रहा होता है ना, तो उसको कंसेशन, टैरिफ कंसेशन प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ से माल जा रहा है इंडिया से जापान,
सामान जा रहा है, ठीक है, तो ये भी तो कुछ चार्ज करेंगे ना। लेकिन कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, उस चार्ज में कुछ कंसेशन दे देती हैं, यानी उस चार्ज को कुछ उनकी जो अमाउंट रहती है उसकी कम कर देते हैं, ठीक है। टू अवेल ऑफ सच बेनिफिट्स इंपोर्टर में आस्क द एक्सपोर्टर टू सेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इसको अवेल करने के लिए जो इंपोर्टर होता है वो क्या बोलता है एक्सपोर्टर को कि आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भेज दीजिए। यानी अगर आपको फायदा चाहिए, कि आपको टैरिफ कंसेशन चाहिए, कि आप चाहते हो कि आप पूरी अमाउंट पे ना करो, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाना पड़ेगा, और ऐसे में अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो आपको टैरिफ कंसेशन भी दे देते हैं, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब जैसे कि हम देखते हैं, हम जब बाय रोड भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो बीच में टोल टैक्स पड़ता है, ठीक है, हमारे देश में ही टोल टैक्स हैं, तो वैसे ही जब हम दूसरे कंट्रीज में डील करेंगे तो वहां भी तो कुछ टैरिफ कंसेशन लगेगा ना, कुछ तो अमाउंट इन्वॉल्व होगी कि आप हमारे देश में आ रहे हो तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना बच्चों। तो वैसे ही क्या होता है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन दिखाना पड़ता है, और अगर वो इशू कर देते हो, उससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आपको टैरिफ कंसेशन मिल जाता है, ठीक है। फिर आता है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। द एक्सपोर्टिंग फर्म्स अप्लाई टू शिपिंग कंपनी फॉर बुकिंग अ शिपिंग स्पेस। फिर जो एक्सपोर्टिंग फर्म्स होती है, वो जायज़ सी बात है कि जो एक्सपोर्टिंग फर्म है वो खुद ही तो अपनी शिप्स लेके बैठी नहीं होगी कि बोलेगी कि चले जाओ अब अपना सामान भेज दो, या वो सामान खुद तो उड़ के जाएगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो शिपिंग कंपनी पे अप्लाई करते हैं कि हाँ भैया हमें अपना माल जापान में भेजना है। यानी मैंने किसको कॉल किया, शिपिंग कंपनी वालों से बात की कि मुझे अपना सामान जापान में सेल करना है, ठीक है। On accepting this application, the shipping company issues a shipping order। यानी फिर जो शिपिंग कंपनी होती है वो जब सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या ग्रांट करती है, एक शिपिंग ऑर्डर ग्रांट करती है, ठीक है बच्चों। अब जो सामान होता है वो कंपनी खुद नहीं बेचती है, वो बात करती है शिपिंग कंपनी वालों से, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट, चलो ठीक है बच्चों, आप इधर तक नोट कर लो जब तक। हाँ जी बच्चों, सो कर लिया यहाँ तक नोट। अब बस 5-6 स्टेप्स और ही बच्चे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट। हाँ जी, फिर आता है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यानी कि शिपिंग कंपनी को ऑर्डर दे दिया जाता है। अब पढ़ते हैं कि पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। द गुड्स आर देन प्रॉपर्ली पैक्ड एंड मार्क्ड विद नेसेसरी डिटेल्स। यानी जो सामान होता है उसको प्रॉपर्ली पैक कर दिया जाता है ताकि सामान गिरे ना, डिस्ट्रॉय वगैरह ना हो, विद नेसेसरी डिटेल्स। यानी जो भी जरूरी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि नाम हुआ, एड्रेस हुआ इंपोर्टर का, ठीक है, ग्रॉस एंड नेट वेट यानी कितना उसका वजन है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट यानी कहाँ से ये जाएगा और ये कहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन है वगैरह, ये सब इसकी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन कर दी जाती हैं, ठीक है बच्चों। फिर आता है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, जैसे हमने वाले चैप्टर में पढ़ा था कि गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है, कार्गो इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था ना, बस वही है। The exporter then gets goods insured with an insurance company to protect against the risk of loss or damage of goods due to sea perils। यानी जो क्या करता है, जो एक्सपोर्टर होता है वो अपने सामान की प्रोटेक्शन दिलवाता है, अपने सामान का इंश्योरेंस करवाता है कि ताकि अगर समुद्र में जो शिपमेंट कंपनी से, यानी जो शिपमेंट कंपनी के साथ उसने डील किया होता है, तो वैसे ही वो इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जाता है ताकि उसका जो सामान है वो खराब होने से बच जाए। यानी अगर खराब हो भी गया तो इंश्योरेंस उसको मिल जाए, इंश्योरेंस करवाता है। फिर आता है कस्टम्स क्लियरेंस। टू ऑब्टेन द कस्टम क्लियरेंस द एक्सपोर्टर prepares the shipping bill। A shipping bill contains the details about the goods such as the port। यानी इसमें अब क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस मिलना है, यानी शिपिंग बिल। शिपिंग बिल में क्या होता है, सारी उस गुड्स की डिटेल्स मेंशन होती हैं, ठीक है, जहां जो सामान होगा, जहां से निकलेगा, जहां से डिस्चार्ज होगा, जहां पे वो पहुंचेगा, जिस कंट्री में वो पहुंचेगा, ठीक है, एक्सपोर्टर का नाम हुआ, एड्रेस हुआ वगैरह, वो सब प्रिपेयर कर लिया जाता है कस्टम क्लियरेंस में, ठीक है बच्चों। फिर आता है हमारा ऑब्टेनिंग मैट्स रिसीप्ट। अब जो मैट्स रिसिप्ट होती है वो कौन प्रिपेयर करके देता है, जो वो शिप रहती है, जो शिप का कैप्टन होता है, जो उसको चलवाता है या चलाता है, वो जो शिप का जो कैप्टन होता है वो प्रिपेयर करके देता है। आफ्टर रिसीविंग कस्टम क्लियरेंस, यानी जब कस्टम क्लियरेंस मिल चुका है तो जो गुड्स होता है उसको लोड कर दिया जाता है, यानी शिप में लोड कर दिया जाता है। फॉर विच द कैप्टन ऑफ द शिप। अब जो शिप का जो कैप्टन होता है वो ये मेक श्योर करता है कि हमारी शिप में इनका सामान आ चुका है, और वो मेट्स रिसिप्ट इशू कर देता है, ठीक है बच्चों। फिर पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ lading। आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन शिप द एक्सपोर्टर गोज टू द ऑफिस ऑफ द शिपिंग कंपनी। यानी जब जो सामान होता है वो शिप पे चढ़ जाता है, शिप पे लोड हो जाता है, तो एक्सपोर्टर किसके पास जाता है, वापस शिपिंग कंपनी के पास जाता है। वहां जाके वो क्या सबमिट करता है, मेट्स रिसिप्ट सबमिट करता है, और उसके बदले में जो शिपिंग कंपनी उसको इशू करती है, वो इशू करती है बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। यानी उसके 3 कॉपीज निकाले जाते हैं। कितनी कॉपीज, 3 कॉपीज उसकी निकाली जाती हैं, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में।
तो क्या होता है, जो एक्सपोर्टर होता है वापस शिपिंग कंपनी के पास जाता है मेड्स रिसीट लेके कि हाँ भैया मेरा जो सामान है वो वाकई में शिप में लाद दिया गया है, लोड कर दिया गया है, और शिपिंग कंपनी इसके बदले उसको बिल ऑफ लेडिंग इशू करके देती है। ठीक है बच्चों, फिर प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। आफ्टर सेंडिंग द गुड्स एंड इनवॉइस ऑफ डिस्पैच्ड गुड्स इज प्रिपेयर्ड। इनवॉइस यानी वो बिल टाइप का ही फिर प्रिपेयर किया जाता है कि क्या वजन था, क्या क्वांटिटी वगैरह थी, क्या इसका प्राइस वगैरह था, सब वो इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर सिक्योरिंग पेमेंट। अब भैया सब कुछ हो गया, अब आएगी पेमेंट की बात। ठीक है, after the shipment of goods the exporter informs the importer and the exporter must send some important documents to the importer to claim the title of goods। यानी जो एक्सपोर्टर होता है वो इंपोर्टर को इन्फॉर्म करता है कि हाँ भैया जो सामान है वो शिप पे लोड कर दिया गया है, और जो एक्सपोर्टर होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सेंड करता है अपनी टाइटल ऑफ गुड्स को क्लेम करने के लिए, कि जैसे कि जो बिल हुआ, इनवॉइस वगैरह हुआ, वो सब सेंड करता है इंपोर्टर को। ठीक है, एज अ प्रूफ के लिए। ठीक है बच्चों, ताकि इंपोर्टर भी क्या बोलते हैं, सुनिश्चित हो जाए, मेक श्योर हो जाए कि हाँ उसका जो सामान है वो वाकई में आ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर आता है, यानी इधर ही बस हमारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। सॉरी बच्चों, सिक्योरिंग पेमेंट, यानी जो पेमेंट है, अब हमें पेमेंट मिल चुकी है तो हम यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो पूरी खत्म हो जाती है। यानी याद रखिए बच्चों कि जो पेमेंट का जो मोड रहता है वो लास्ट स्टेप रहता है, लास्ट स्टेप रहता है इस पूरी प्रोसीजर में। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपोर्ट ट्रेड के बारे में। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, सो अब हम पढ़ेंगे इंपोर्ट ट्रेड के बारे में। ठीक है बच्चों, सो इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। यानी जब हम किसी और देश से सामान खरीदते हैं, ठीक है, बाय करते हैं, तो वो आपका कहलाता है इंपोर्ट ट्रेड में। ठीक है बच्चों, हाँ जी। Generally, countries prefer to import goods that domestic countries not able to produce efficiently as foreign countries able to। यानी जो जनरली जो देश क्या करते हैं, ऐसा सामान इंपोर्ट करते हैं जो उनके पास ना हो, या ऐसा सामान जो वो खुद प्रोड्यूस ना कर पाते हो। ठीक है बच्चों, अब क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जान लीजिए। टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा तब हमारी देश की जो इकोनॉमी होगी उसको भी फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, यानी जितना ज्यादा ट्रेड होगा, जितनी ज्यादा कंपनीज खुलेंगी, ठीक है, मैन्युफैक्चर करेंगी, प्रोसेस करेंगी, जितना ज्यादा सामान व्यापार होगा, आदान प्रदान होगा, तो उससे हमारी देश की इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, सो टू मीट कंज्यूमर डिमांड। अब क्या होता है कि बच्चों कि हमारे देश में ऐसा सामान जो ना मिल पाता और जो कंज्यूमर्स उनकी डिमांड कर रहे हो, तो हमें फिर उनको इंपोर्ट करना ही पड़ता है। जैसे कि जो आईफोन है वो हमारे देश का नहीं है, वो कहाँ का है, वो यूएसए का है। ठीक है, और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो आजकल जनरली जो रिच क्लास, जो हाई क्लास कंज्यूमर्स होते हैं, जनरली आईफोन ही प्रेफर करते हैं। तो इस केस में हमें आईफोन इंपोर्ट करना पड़ता है कंज्यूमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है बच्चों, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जायज सी बात है कि जो हमारे पास नहीं है और जैसा सामान हमें चाहिए और हम उसे इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। अब ऐसा, यानी जो अब मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया कि हमारे पास नहीं होता, ठीक है, हमारी कंट्री का नहीं है, हम उसे यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो ऐसे लोग जिनको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना है, तो वो सामान, उनके लिए हमें सामान इंपोर्ट करवाना ही पड़ता है। और जब लोगों के पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, जब उनको लोग यूज करते हैं, जब लोगों की इनकम बढ़ती है, तो उससे देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, टू ओवरकम नेशनल कैलेमिटीज, यानी क्या होता है, कभी कभार जैसे कि भूकंप आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई, तो इस केस में भी ऐसा सामान इंपोर्ट करवाना पड़ता है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, ऐसी इमरजेंसीज को मीट करने के लिए हमें कुछ सामान इंपोर्ट करवाना ही पड़ता है। फिर टू एंश्योर नेशनल डिफेंस, यानी जब न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह के लिए ऐसा कुछ सामान लगता है जो हमारे देश के पास नहीं है, तब भी इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, जो ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स है वो कहाँ से आते हैं, यूएसए वगैरह से आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देश की सिक्योरिटी रखनी है तो न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत तो पड़ेगी ना। जो बड़े बड़े टैंक्स वगैरह होते हैं, बारूद वगैरह होती हैं, वो सब क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट करवाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि देश की रक्षा तो कर दी ही है ना। अगर हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं होंगे तो कोई भी देश हम पर हमला कर देगा। ठीक है बच्चों, आए बात समझ में। अब जानते हैं कि इंपोर्ट ट्रेड की क्या प्रोसीजर होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपोर्ट की क्या प्रोसीजर होती है, अब हम पढ़ेंगे कि इंपोर्ट की क्या प्रोसीजर होती है। जनरली एक्सपोर्ट प्रोसीजर की सिमिलर ही होती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, इसके लिए भी मैंने निमोनिक आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, अब ये प्रोसीजर होती है, बहुत लंबी है, मुझे पता है आपको याद रखने में दिक्कत जाएगी, सो इसके लिए भी मैंने अलग से निमोनिक प्रिपेयर कर दिया है।
क्या है, टाई, ओला, ओला आपको पता ही है वो ओला कैब, ठीक है, सियाक, टाई ओला सियाक, ठीक है, ये आपके लिए मैंने निमोनिक प्रिपेयर किया है अलग से, ठीक है बच्चों। और ये जो लेटर्स है उनको मैंने अलग से अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको आसानी पड़े, ठीक है बच्चों। सो इंपोर्ट प्रोसीजर पहले स्टेप से बिगन करती है, पहले स्टेप से शुरू होती है जिसका नाम है ट्रेड इंक्वायरी। द इम्पोर्ट प्रोसीजर बिगन्स व्हेन द इम्पोर्टर कंडक्ट्स इंक्वायरी, यानी इम्पोर्टर कौन, जो हम, मान लीजिए अगर हमारा देश किसी देश से कुछ सामान चाहता है, यानी यूएसए से ही चाहता है, तो हम क्या करेंगे, यानी इम्पोर्टर क्या करेगा, जो होम कंट्री क्या करेगी, इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, ठीक है, एंड कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज, और उस देश के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है जो रिक्वायर्ड गुड्स सप्लाई करेगा, यानी उस देश के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि ये जो देश है वो वाकई में जेन्युइन है, कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर देंगे हमारे साथ, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है, इंक्वायरी से शुरू होता है, ठीक है। फिर जब हम इंक्वायरी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी रिप्लाई देते हैं, ठीक है, वो भी उसका आंसर देते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस में, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी पढ़ा हुआ था, तो बस वही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। There are certain goods which are imported, which can be imported freely, but for some there is necessity to obtain import license. यानी कुछ ऐसा सामान होता है जिनको हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं, ठीक है, जिनमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो उन चीज़ों पर, उन सामानों पर क्या लगता है, इम्पोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत लगती है, ठीक है। फॉर दिस द इम्पोर्टर कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्जिम, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंडर इंफॉर्मेशन ले सकता है और वहां से वो लाइसेंस भी ले सकता है ऐसे सामानों के लिए जहां पे लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर आता है, हाँ जी, फिर आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब भैया हम किसी और देश से सामान खरीद रहे हैं तो उनको पेमेंट भी तो उसी करेंसी में करनी पड़ेगी ना, तो क्या किया जाता है, इन इंडिया ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, यानी जितने भी जो रेगुलेशंस होते हैं, जितने भी जो ट्रेड एक्टिविटीज होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली, उन सबको कौन रेगुलेट करता है, ये आरबीआई देखती रहती है, ठीक है। लेकिन जो पैसा होता है जो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, जैसे कि मैं यूएसए से कुछ सामान मंगा रही हूँ तो मुझे पेमेंट भी यूएसए की करेंसी में ही करनी पड़ेगी, मुझे डॉलर में ही करनी पड़ेगी, तो मुझे डॉलर लेने के लिए किस बैंक के पास जाना पड़ेगा, ऐसे बैंक के पास जाना पड़ेगा जो आरबीआई ने ऑथोराइज किया हो, ठीक है, ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई, ठीक है, ऐसे बैंक के पास जाना पड़ेगा जो आरबीआई ने ऑथोराइज किया हो कि आप इस बैंक से जाके फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। अब ये सब हो गया, पैसा भी मैं ले आई बैंक से जाके, अब भैया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस एंड सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जब लाइसेंस भी मिल गया, फॉरेन एक्सचेंज भी ले लिया हमने, द इंपोर्टर प्लेसेस एन इम्पोर्ट ऑर्डर इंडेंट टू सप्लाई द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी जो इंपोर्टर होता है, जो मैं होंगी, जो इंडिया के जो लोग होंगे, इंडिया की जो कंपनीज होगी, वो ऑर्डर प्लेस करेंगी कि ऐसा ऐसा सामान हमें भेज दीजिए, ठीक है, और जो भी इनको डिटेल्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगी वो भी वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट में पढ़ लिया है, बस वही होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय द इंपोर्टर्स बैंक इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर, ताकि जो सामान हो, ठीक है, जो अब मैंने आपको जैसे बताया ही था कि इन केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व रहती है, तो इस केस में डिफॉल्ट का रिस्क भी बना रहता है कि हाँ, कहीं हमारा सामान, कहीं हमारा पैसा वगैरह डूब ना जाए, तो क्या होता है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो इंपोर्टर का बैंक इशू करता है एक्सपोर्टर के फेवर में कि ये जो पार्टी है, ये यूएसए की जो पार्टी है वो वाकई में जेन्युइन है, फेथफुल है, ठीक है बच्चों। फिर अरेंजिंग फॉर फाइनेंस, अब ये सब हो गया, पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना, उस पेमेंट के लिए भी हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, यानी पैसा चाहिए। सो द इम्पोर्टर शुड मेक एडवांस अरेंजमेंट फॉर पेमेंट, तो इम्पोर्टर को क्या करना पड़ता है कि पहले से ही कुछ पेमेंट एडवांस में करनी पड़ती है ताकि जो सामान है उसका वो बुक हो जाए, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं कि पहले सामान आ रहा है फिर हम लमसम पेमेंट एक ही बार में कर रहे हैं, नहीं, पहले से एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है बुकिंग के लिए, ठीक है बच्चों। फिर रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवाइस आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वेसल, यानी जब फिर सामान, अब भैया हमने पेमेंट भी क्या कर ली है, पेमेंट भी एडवांस पेमेंट हमने थोड़ी बहुत कर ली है, फिर उसके बाद जब जो सामान होता है वो वेसल पे, वो शिप पे लाद दिया जाता है, द एक्सपोर्टर डिस्पैचेस द शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर, तो जो एक्सपोर्टर होता है वो एक शिपमेंट एडवाइस जारी करता है, किसको, इम्पोर्टर को, यानी यूएसए वाले एक ऐसी शिपमेंट एडवाइस जारी करेंगे हम इंडियंस को, ठीक है बच्चों, हम इंडियंस कंपनीज को, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद retirement of import documents, after shipment of goods the exporter submits various important documents
टू हिज बैंकर। यानी फिर इसके बाद क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो सबमिट करता है बैंक में जाके अपने बैंकर को। जनरली दीज डॉक्यूमेंट्स आर लेटर ऑफ क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन होते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि बैंक इशू करता है एक्सपोर्टर के फेवर में। मैंने आपको पढ़ाया ही, बिल ऑफ लेडिंग हुआ, पैकिंग लिस्ट हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हुआ, मरीन इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हो गया। ये सब डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं बैंकर के द्वारा। ठीक है, फिर अराइवल ऑफ गुड्स आर शिप्ड बाय एक्सपोर्टर एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इंपोर्टर। फिर क्या होता है कि जो सामान होता है वो एक्सपोर्टर सेंड कर देता है इंपोर्टिंग कंट्री में, यानी यूएसए वाले सेंड करेंगे किसको? इंडिया को सेंड कर देंगे एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंपोर्टर। यानी मैं जैसा बोलूंगी कि इस डेट को आप सेंड कीजिए, इस डेट को मुझे मिल जाना चाहिए, वैसे मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो सामान भेजना चालू कर देंगे। ठीक है, फिर कस्टम क्लियरेंस। द कस्टम ऑफिसर एग्जामिन्स द बिल ऑफ एंट्री केयरफुली एंड असेस द कस्टम ड्यूटी टू बी पेड बाय द इंपोर्टर एंड आफ्टर असेसिंग द ड्यूटी अमाउंट द बिल ऑफ एंट्री इज गिवन टू द अप्रेसर ऑफिसर। क्या होता है बच्चों की जब सामान एक्सपोर्टिंग जो कंट्री होती है वो इंपोर्टिंग कंट्री को भेज देती है, तो जो डॉक अथॉरिटीज होती हैं यानी जो शिपिंग अथॉरिटीज वगैरह होती हैं ना, वो एग्जामाइन करती हैं और उसके बदले एक बिल ऑफ एंट्री इशू करती हैं। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री क्या करती हैं? इशू करती हैं। फिर इस बिल ऑफ एंट्री में क्या होता है कि जो कस्टम ऑफिसर होता है ना, वो बिल ऑफ एंट्री को केयरफुल एग्जामाइन करता है कि देखते सारी चीजें सही हैं या नहीं है। ठीक है, एंड और जो कस्टम ड्यूटी जो पे करनी चाहिए वो उन्होंने प्रॉपरली पे की है या नहीं। ठीक है, आफ्टर असेसिंग द ड्यूटी अमाउंट द बिल ऑफ एंट्री इज गिवन टू द अप्रेजर ऑफिसर। फिर ये जो अगर डॉक्यूमेंट इनको वैलिड लगता है तो वो बिल ऑफ एंट्री किसको दे दिया जाता है? अप्रेसर ऑफिसर को। फिर ये अप्रेसर ऑफिसर क्या करता है कि एग्जामाइन करता है, फर्दर वेरिफिकेशन जारी करता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो सामान है जब एक्सपोर्टिंग कंट्री इंपोर्टिंग कंट्री को भेज देती है तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कि डॉक अथॉरिटीज बिल ऑफ एंट्री इशू करती है, फिर वो बिल ऑफ एंट्री की भी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इंपोर्ट प्रोसीजर भी खत्म हो जाती है बच्चों। इंपोर्ट प्रोसीजर जनरली एक्सपोर्ट प्रोसीजर के मुताबिक थोड़ी छोटी भी है और इजी भी है, इसलिए अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसीजर को ही अच्छे से समझ लेंगे ना तो इंपोर्ट प्रोसीजर भी अपने आप आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। ठीक है बच्चों, मैंने आपके लिए निमोनिक भी बना दिया है। ठीक है, इसको भी आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। हाँ जी बच्चों, सो कर लिया नोट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एक्सपोर्ट प्रोसीजर और इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में पढ़ लिया। मेन जो टॉपिक्स थे वो वही थे इस चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे कि क्या एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी क्या मेजर या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्सपोर्ट की प्रोसीजर में इन्वॉल्व। ठीक है, उनके नाम और वो क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे। पहला आता है कमर्शियल इनवॉइस। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ गुड्स। इस कमर्शियल इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या मेंशन रहता है? डिटेल्स ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स हैं वो किस टाइप के हैं, क्या मटेरियल वगैरह है, सप्लाइड बाय द एक्सपोर्टर, यानी जो एक्सपोर्टर सप्लाई कर रहा है। द कॉमन कंटेंट्स, जो कंटेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो रहते हैं नेम्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कंट्रीज वगैरह या जो कंपनीज जो डील कर रही हैं, बायर सेलर, उनके नाम। क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, कितना वेट है। डेट ऑफ सेलिंग, किस दिन से ये सेल मतलब यानी जाना शुरू हुआ है। मार्क्स मेड ऑन पैकिंग, जो पैकिंग पे क्या क्या मार्क्स वगैरह इन्वॉल्व हैं वो सब इस कमर्शियल इनवॉइस में मेंशन रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पता चल गया कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है। अब पैकिंग लिस्ट क्या होता है? दिस लिस्ट कंटेन्स द डेट ऑफ पैकिंग, यानी कब जो सामान था वो पैक किया गया। ऑर्डर नंबर, जैसे कि जो भी हम सामान ऑर्डर करते हैं, अपने ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर आईडी मेंशन की जाती है ना, तो वैसे ही ये होता है ऑर्डर नंबर। कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइस नंबर, यानी इसके पहले कौन सा इनवॉइस था और इसका जो नंबर है वो कौन सा नंबर है। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग नंबर। डिटेल्स ऑफ शिपिंग की डिटेल्स हो गई। डेट्स ऑफ सेलिंग, किस दिन ये जाना शुरू हुआ। डेट ऑफ गुड्स इन ईच पैक, डिटेल्स ऑफ गुड्स इन ईच पैक, यानी एक डब्बे में कितने गुड्स हैं, क्या उसका वेट है एक डब्बे का वगैरह। ये सब पैकिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो पैकिंग लिस्ट में मेंशन की जाती हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सो ये क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। इट इज इशूड बाय द शिपिंग कंपनी, यानी ये शिपिंग कंपनी रिलीज करती है। जैसे कि हमने एक्सपोर्ट की प्रोसीजर में पढ़ा था ना, बस वही है। शिपिंग कंपनी इसको रिलीज करती है व्हेन द एक्सपोर्टर सरेंडर्स मेड्स रिसीप्ट, यानी जब एक्सपोर्टर जो कैप्टन जो शिप का जो कैप्टन रहता है वो क्या इशू करता है? मेड्स रिसीप्ट इशू करता है। फिर वो मेड्स रिसीप्ट को जब एक्सपोर्टर शिपिंग कंपनी के पास जाके सबमिट करता है तो इसके बदले शिपिंग कंपनी क्या इशू करती है? बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। ठीक है बच्चों,
सो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस इट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, यानी इन वजहों से ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसमें क्या क्या रहता है, रिसीप्ट ऑफ गुड्स, यानी क्या क्या सामान इसमें है, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, यानी कौन इसको ओन करता है, ये जो सामान है, जो गुड्स है, इसका ओनर कौन है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्रेमेंट, यानी जो फ्रेट चार्जेस है वो कौन पे करेगा, वो इसमें मेंशन किया जाता है। वेदर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर विल पे फ्रेट चार्जेस, ठीक है। यानी इसमें ये मेंशन होता है कि एक्सपोर्टर पे कर रहा है या इंपोर्टर पे कर रहा है फ्रेट चार्जेस को, ठीक है बच्चों। तो बिल ऑफ लेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आई बात समझ में, हाँ जी। फिर आता है एयरवे बिल। एयरवे बिल बहुत ही सिंपल रहता है, बस क्या होता है वो बिल ऑफ लेडिंग जैसा ही होता है, बस ये डिफरेंस आ जाता है कि जो एयरवे बिल होता है उसको एयरवे अथॉरिटीज इशू करती है, वही बिल ऑफ लेडिंग को शिपिंग कंपनी इशू करती है, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट इज द सेम एज बिल ऑफ लेडिंग विद ओनली वन डिफरेंस दैट इट इज इशूड बाय एयर अथॉरिटीज। ये देखो यार श्वेता कितनी टाइपिंग मिस्टेक करती है। इसको कौन इशू करता है, एयर अथॉरिटीज को इसको इशू करती है, हमें नाम से ही समझ आ रहा है एयरवे बिल, जबकि बिल ऑफ लेडिंग को कौन इशू करता था, शिपिंग कंपनी इशू करती थी, ठीक है बच्चों। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ये भी हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट की प्रोसीजर में। दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, यानी जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन की एजेंसी होती है जो एक्चुअल में आके सामान चेक करती है कि सामान कहीं फ्रॉड तो नहीं है, जो भी मटेरियल्स में यूज किया जा रहा है वो जेन्युइन वगैरह है, ठीक है। दिस सर्टिफाइज दैट द एक्सपोर्ट consignment has been inspected as per the specification of quality control and inspection act, यानी जो भी सामान बनाया गया है वो क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट की जो गाइडलाइंस होती है ना, ठीक है, वो ये बताती हैं कि आपको सामान, जो आप सामान बना रहे हो, जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें आपको कैसा सामान यूज़ करना है, कोई धोखाधड़ी वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। तो जो भी सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इम्पोर्ट वगैरह जो भी इन्वॉल्व, जिसमें प्रोसीजर्स इन्वॉल्व रहती हैं, वो इसके अंडर यानी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन को कौन इशू करता है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या तो वो इशू करती है, या तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है हमारी इंडिया का, तो वो इशू करती है, या तो जो गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट जो कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज से डील करता है वो इशू करती है, ठीक है बच्चों। फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a bill of exchange is an instrument in written containing an unconditional design by the maker directing a certain person to pay certain amount of money only to or bearer of person to the bearer of the instrument। यानी इसमें क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि जो ड्रॉवर होता है, ठीक है, ड्रॉयर एक ऐसा इंसान होता है जो ड्रॉई को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको इस तारीख को पेमेंट करनी है, ठीक है। जो ड्रॉयर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है ड्रॉई को कि आपको इस तारीख वगैरह को पेमेंट करनी है, वो अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देता है, और जो ड्रॉई जो पेमेंट देता है जिस इंसान को, वो आपका कहलाता है पेई, ठीक है बच्चों। तो ये अनकंडीशनल प्रॉमिस रहता है, अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट रहता है, जो जिसमें ड्रॉयर इंस्ट्रक्ट करता है ड्रॉई को कि आपको इस तारीख वगैरह को, जो भी अपने हिसाब से स्पेसिफिकेशन देता है कि आपको इस इंसान को पेमेंट करनी है, ठीक है। और जिस इंसान को पेमेंट की जाती है, मिलती है, वो इंसान आपका कहलाता है पेई, ठीक है बच्चों। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे, ठीक है, हम पढ़ते ही रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो उसमें एक ही मेजर जो डॉक्यूमेंट होता है वो इन्वॉल्व रहता है आपका बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। This document is prepared by the importer when he gets information about the arrival of goods at port। यानी ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर प्रिपेयर करता है जब उसको पता चल जाता है कि हाँ भैया मेरा सामान आने वाला है, ठीक है। तो इसको कौन प्रिपेयर करता है, इंपोर्टर प्रिपेयर करता है, जब उसको खबर मिल जाती है कि उसका सामान पोर्ट पर आ रहा है, ठीक है, पहुंचने वाला है। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ गुड्स सच एज, इसमें सारी जो गुड्स की डिटेल्स होती हैं वो मेंशन रहती हैं, जैसे कि नंबर हो गया, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गया, उसका कितना वजन वगैरह हो गया, सो दैट द कस्टम ड्यूटी कैन बी कैलकुलेटेड, ताकि उसके अकॉर्डिंग कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की जाए। अब जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, वो सामान पे कैलकुलेट की जाती है कि इसका क्या प्राइस है, ठीक है, इसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना वेट है, उस हिसाब से कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। जितना भारी सामान, जितना ज़्यादा सामान, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। आई बात समझ में?
फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एंट्रीज। पहली रहती है फॉर होम कंजम्पशन, दूसरी रहती है वेयर हाउसिंग वाली, और तीसरी रहती है एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, इसके भी 3 टाइप्स रहते हैं। आई बात समझ में अच्छे से बच्चों? तो ये था हमारा इंपोर्ट डॉक्यूमेंट का सबसे मेन डॉक्यूमेंट जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा WTO के बारे में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज के बीच में रूल्स एंड रेगुलेशंस को जारी करती है उनके ट्रेड के। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ट्रेड एक्टिविटीज के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस दुनिया में, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही हैं, जो ट्रेड कर रही हैं, वो किसके अंडर करती हैं, किस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं? WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ठीक है बच्चों, ये सेटअप हुआ था हमारा 1 जनवरी 1995 में। ठीक है बच्चों, और प्रेजेंटली यानी करंटली इसके टोटल 164 मेंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब हम जानते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं WTO के, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है बच्चों, सो प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस, यानी WTO तो पहले तो ये बात सुनिश्चित करता है कि सारे देशों में इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे। ठीक है, इंटरनेशनल पीस बरकरार रहे, कोई भी देश एक दूसरे देश से झगड़ा ना करे ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, फिर सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशंस, यानी अगर किसी भी देशों के बीच में अगर कुछ ट्रेड रिलेटेड से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो उसको सेटल करवाता है, उन डिस्प्यूट्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करवाता है। ठीक है बच्चों, फिर मेक्स इंटरनेशनल ट्रेड वेरी स्मूथ बाय फ्रेमिंग कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को ये बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट बनाता है कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज करके। यानी ये बायस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि किसी पाकिस्तान वालों के लिए ज़्यादा इजी रूल्स बना दिए और इंडिया वालों के लिए टफ रूल्स बना दिए। नहीं, ये क्या करता है, कॉमन रूल्स बनाता है जिससे हर देश इक्वल पोजिशन पर बैठा रहे। ठीक है बच्चों, फिर हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय गिविंग देम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, जो देश ज़्यादा ट्रेड करता है, ठीक है, ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला जाता है। ठीक है बच्चों, तो फ़ायदा जो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशंस को ही होता है, देशों को ही होता है। तो उस हिसाब से जो WTO होता है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है कि जो देश, जो कंट्री ज़्यादा ट्रेडिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व रहेगा उसको हम ज़्यादा ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, बायस नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी देश के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए और किसी देश के लिए इजी रूल्स बना दिए, लेकिन ट्रीटमेंट उसी हिसाब से मिला जाता है कि आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में? हमने देखा ही होगा ना, हमारे घर में ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा अच्छा जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे होते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता। अब ऐसा नहीं होता कि वो माँ बाप के लिए बुरे होते हैं, माँ बाप उनको प्यार नहीं करते, पर जनरली ऐसा होता है जो बच्चा ज़्यादा लायक होता है वो ज़्यादा फेवरेट होता है मम्मी पापा का। ठीक है, तो वैसे ही ये बात भी यहाँ फिट होती है। ठीक है, फिर फ्री ट्रेड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब फ्री ट्रेड यानी ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो फ्री ट्रेड करवाता है वो ये मेक श्योर करता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले लोगों को। ठीक है, ऐसा ना हो कि भद्दे प्रोडक्ट्स लोकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं चीप सस्ते ऐसे खराब, जो एक दिन यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे दिन जाके खराब हो रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को वो क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो WTO अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में साफ ये बोलता है कि आपको ऐसी चीज़ों में, ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है जो वाकई में एक्चुअल हो, जेन्युइन हो और जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये रहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर होता है समाप्त। ये था हमारा लास्ट चैप्टर क्लास 11th का। ठीक है, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको कड़ी मेहनत करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।